अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिल आखिर PTI के बायकॉट, शदीद तनाज़ात और ज़ोर ज़बरदस्ती के इल्ज़ामात के बीचों बीच पाकिस्तान में आज 26वीं आइनी तरमीम सामने आई और तवक्को के ऐन मुताबिक ये तरमीम 25 अक्टूबर से पहले आज मंजूर करा ली गई। अगली बारी अब कौमी असम्बली की है, आज सेनेट में मंजूर हुई है। अब से थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली का सेशन भी शुरू होगा। सेनेट में आईनी तरमीम की 22 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई। JUI समेत BNP के सेनेटर्स ने भी हुकूमत के हक़ में वोट दिए। तो जो हतमी मुसव्वदा सामने आया है वो कुछ इस तरह से है। नाजरीन, इस आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के उसूल को ख़त्म किया गया है। अब नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर तरीन 3 जजेस में से चुना जाएगा, जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी मुंतखब करेगी। और फिर इस कमेटी में 8 MNAs रुकने कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स होंगे। यानी यहाँ पार्लियामेंट सिर्फ सुप्रीम नहीं रही, बहुत ज़्यादा सुप्रीम बना दिया गया है यहाँ पार्लियामेंट को। तो सवाल है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो बुनियादी एक रूल है, उसूल है, वो कहाँ गया, जिसमें रियासत के तीनों सुतूनों की पावर्स को अलग अलग और आज़ाद रखा जाता है ताकि शहरियों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी तरमीम में दूसरी बड़ी शिक आईनी बेंच बनाना है, जिसमें जुडिशल कमीशन जजेस लगाएगा और इस आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सारे आईनी मुकदमात यही बेंच सुनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच के मामलात से उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस का सोमोटो लेने का इख्तियार भी उसी बेंच को दे दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले मुसव्वदे में सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल जिस अलग आईनी अदालत की बात की गई थी, क्या ये बेंच उसकी दूसरी शक्ल मालूम नहीं होता क्या? फिर आईनी तरमीम का तीसरा बड़ा नुक्ता ये है कि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 सीनियर तरीन जजेस, 2 MNAs और 2 सेनेटर्स के अलावा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि जुडिशल कमीशन में हुकूमती मेंबरान की तादाद भी जब फैसला कुन होगी, क्योंकि हुकूमती मेंबरान की तादाद यहाँ ज़्यादा होगी, तो सबको समझ आना चाहिए कि फिर चीफ जस्टिस को मुंतखब करने में पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, जजेस के लिए और आईनी बेंच में सारा मामला कहाँ से शुरू होगा और किस तरह के चुनाव किए जाएंगे और क्या फिर सबके सामने बेंचेस की शक्ल सामने बन के आएगी। 26वीं आईनी तरमीम की हैरान कुन शिक ये है कि यही जुडिशल कमीशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा भी लेंगे। अब यहाँ क्या सवाल हमें ये करना चाहिए कि क्या हुकूमत के लोग जजेस से कौन सी कारकर्दगी की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है कि जजेस की कारकर्दगी कैसी है, इंसाफ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अब हैरानगी की बात है, अब ये पार्लियामेंटेरियंस ने देखना है कि इंसाफ किन उसूलों को सामने रख के जजेस ने देना है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सूबों में आईनी बेंचेस बनाने का इख्तियार जो है सूबाई असम्बलियों को दे दिया गया है, यानी यहाँ भी पार्लियामेंटेरियन जो है अदालतों पर पूरा चेक रख सकेंगे। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम की इस शक्ल को देख कर लगता है कि पार्लियामेंट के पास आज़ाद अदलिया को कंट्रोल करने की भरपूर ताकत मौजूद होगी। यानी क्या हुकूमतों से हटकर या हुकूमतों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देना ये दिल गुर्दे का काम नहीं होगा? क्या ऐसी सूरत हाल में आज़ादाना फ़ैसले दिए जा सकेंगे, बग़ैर दबाव के, प्रेशर के फ़ैसले दिए जा सकेंगे? नाज़रीन, इन तरमीम को लाने के लिए 25 अक्टूबर की तारीख का ख़ास ख्याल रखा गया है। बड़े जतन किए गए हैं, बड़ी आनियाँ जानियाँ हमने देखी हैं। मुशावरत के अमल ने दिन देखा ना रात देखा। हुकूमत ने मौलाना के ज़रिए तहरीक इंसाफ को भी इंगेज करने की बड़ी कोशिश की, हत्ता के बाद अडयाला तक पहुँची, मगर तहरीक इंसाफ नहीं मानी, लेकिन मौलाना मान गए। 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द है, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे।
JUI ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अब भी वोट ना दिया तो हुकूमती इत्तेहाद जो है ये अपनी मनमर्जी की तरमीम ले आएगा। यानी अगर मैं इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे समझ पाऊँ और आपको समझाऊँ तो दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक के मौलाना के बगैर भी तरमीम पास कराने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए गए थे, और दूसरी बात ये कि मौलाना की डील कुछ शिक्के निकालने और कुछ डालने पर फाइनल हुई। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, यानी मौलाना तरमीम का हिस्सा ना होते, तो ये मुसविदा कुछ और शक्ल का होता। नाजरीन, पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल में 26वीं आईनी तरमीम जो है, क्या ये बेहतरी ला पाएगी? क्या वाकई हमारा जो अदालती इंसाफ का एक सिस्टम है, क्या ये बेहतर होगा या खुदा न खास्ता मज़ीद तकसीम की वजह बनेगा? इसी पर मैं बात करूँगी। साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। जब डार साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बड़ा हिस्टोरिक डे है आज का। 18वीं तरमीम का जो एक नामुकम्मल एजेंडा था वो आज आखिरकार मुकम्मल हुआ, अधूरा था वो, जिसको आज हमने मुकम्मल कर लिया। आप क्या समझते हैं कि इतनी तगो-दो जो हुई है, आप हुकूमत के आपको लगता है कि मकासद पूरे हो गए हैं इतनी मेहनत करने के बाद, इतने जतन करने के बाद? एक तो 18वीं तरमीम आई थी 2011 में, और उसके बाद से 2018 तक पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत थी। कभी एक दफा भी किसी ने ये कंसर्न शो नहीं किया कि वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको हम कब तकमील की तरफ लेके जाएंगे। पूरे 7 साल। फिर उसके बाद जो PTI की हुकूमत आई, उस दौरान उसके भी 4 साल में कभी किसी ने कोई कंसर्न नहीं शो किया। फिर PDM की अप्रैल 2022 में हुकूमत आ गई, कोई कंसर्न नहीं शो किया। और फिर उसके बाद उस पर तो 2/3 मेजोरिटी भी थी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है PTI बॉयकॉट रिजाइन करके जा चुकी थी। फिर फरवरी में इलेक्शन हुए, मार्च से हुकूमत आई थी, जस्टिस फाइज ईसा की मौजूदगी में ये ले आते अमेंडमेंट्स। तो एक तो सबसे बड़ी चीज, किसी भी आप जायजा लेते हैं उसमें एक इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन ये जो आपने कहा 25 तारीख से पहले सब कुछ होना था, और ये होना था। और इसका जो मैं समझता हूँ कि 1 पॉइंट एजेंडा था, ये क्यों होना था, ये 2024 के इलेक्शन की जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसको ब्लॉक करना था, उसको रोकना था। बिल्कुल ऐसे ब्लॉक करना था कि कोई भी ऐसी कोई सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना हो, सही तरीके से पता ना चले कि फरवरी 8 और 9 की रात को क्या हुआ और कौन जीता था और कौन हारा था। इंसाफ के तकाजे उस हद तक ना पूरे हों और अगले 4-4.5 साल तक ये ब्लॉक ही रहे। अब उसको एक ही तरीका था अचीव करने का। उनको पता था कि 882 से फैसला भी आ चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस 8 रुकनी बेंच 8 रुकनी जजेस जो थे उनकी सरबराही वो कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दफा नहीं, फिर पूरा फैसला आ गया और फिर वजाहत भी आ गई, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा वजाहत भी आ गई मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो वो उसके तो बड़ा क्लियर था कि वो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते और बिजनेस एज यूजुअल रहता तो वो तो एक्सेप्टेबल था ही नहीं। तो हम सबको ये यहाँ से देखना। दूसरी चीज देखने की बात ये है, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये वो आप उस तरह से इसको देखें कि ये पहले जो ड्राफ्ट आया था वो कितना खतरनाक था, लेकिन इसको 2 तरीके देखने के। एक तो वो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सितंबर में जो ड्राफ्ट आया था वो कितना खतरनाक था। स्ट्रेटेजी का भी हो सकता है हुकूमत का कि एक खतरनाक तरीन ड्राफ्ट लेके आए और फिर नेगोशिएशन शुरू हुए, और ऐसा ही हुआ। जो दूसरा तरीका देखने का और सही तरीका देखने का कि मौजूदा जो सूरत हाल है, आज जो कानून है इस 26 अमेंडमेंट के पास होने से पहले, उसके साथ मुवाजना होगा ना। उसमें जजेस की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की गई। जब आपने अभी एक इंट्रोडक्शन में कहा कि जी वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जिसमें जाहिर है हुकूमती अरकान और जजेस की वो मेजोरिटी होगी, वो हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस देखेगी। अब आप मुझे बताएं, मुझे 6 हाई कोर्ट के जजेस है ना जिन्होंने शोर मचाया था, जस्टिस बाबर सत्तार और दूसरे, जिन्होंने कहा था हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे घर में वो वैसे कैमरे नस्ब किए गए हैं और हमें चेस किया जाता है और डराया जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि उन 6 जजेस की क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी? 0। 6 जजेस ठीक नहीं है।
आप समझते हैं कि ये मजीद मामला कंट्रोवर्शियल हो गया? आप जो तज्जिया कर रहे हैं कि इसका मकसद 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये कि 8 फरवरी के बाद जाहिर है जो मामला अदालतों में चल रहे थे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से फॉर्म 45, 47, ये मामला हुकूमत ने ब्लॉक करना था, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये सारी तगोदो की है। तो इससे तो आने वाले चीफ जस्टिस चाहे वो मंसूर अली शाह है या अफरीदी हैं, वो तो फिर कंट्रोवर्शियल पहले ही हो गए ना। फिर पहले ही हो गया ना। एक तो देखे ना कि आपने एक मखसूस जज को नहीं लगाना थी, आपने उस जुडिशरी को उस हालत में नहीं छोड़ सकते थे जो ख्वाजा आसिफ ने और दूसरे बड़े सीनियर अरकान जो है हुकूमत के, उन्होंने उसका बार बार इजहार भी किया था कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस 25 तारीख के बाद तो कुछ भी हो सकता है और ये मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में भी तब्दील किया जा सकता है और 2008 के इलेक्शन का ऑडिट भी वो अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर ऑडिट अनाउंस कर भी दें, पोस्ट करें, तो आपका मसला क्या, आप तो जीते हुए ना। लेट इट बी, लेट द वर्ल्ड नो, लेट पीटीआई नो, लेट द एंटायर वर्ल्ड, वो कांग्रेस अमेरिकन वो भी पास करते हैं कि जी ये जाली हुकूमत है और जाली असेंबली है। तो आपको तो सबसे आगे बढ़ के प्रूव करने की जरूरत है कि जी हम, बल्कि अब भी ये कहें कि जी करें ऑडिट 2024 के इलेक्शन का, तो वो जाहिर सी बात है वो नहीं करना। जो वो थैले थे वो थैले वहीं रहेंगे, वो कभी नहीं खुलेंगे और ऐसे ही सिलसिला चलेगा। और इलेक्शन कमीशन का तो हमें पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट में या अपने पास मुंतकिल कर सकती हैं, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकते। इनसे तो लग रहा है कि आपने अदालतों को बहुत ज़्यादा बांध दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपनी मर्जी से वो काम जो उनको एक आज़ादी थी सो मोटो लेने की, एक्शन लेने की, आपने उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। देखिए ना, बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए कि वो एक तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट के, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के ऊपर जो मॉनिटरिंग होगी और उसकी जो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंस। जो अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अपनी मर्जी से या बेंच अपनी मर्जी से एक फैसला करने के लिए आगे बढ़ता था बगैर किसी डर और खौफ के, और ये समझ के कि मुझे पूरा इख्तियार है इस केस पर, जो अब वो उनसे ले लिया गया है, तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल खत्म होगी ना, अब बिल्कुल लिमिटेड होगी। और जाहिर सी बात है जब हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाए, जजेस की कारकर्दगी को देखने के लिए ऊपर मास्टर बैठा दिए गए हैं। मास्टर बैठता ना छंटा लेके, डंडा लेके, तो वो एक तो पहली बात ये है कि वो किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, क्या यार्डस्टिक होगा। मैं एक रूलिंग पार्टी के एक एमएनए से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा बड़ा सिंपल होगा कि जी देखिए एक जज ने साल पे से 150 केसेस किए हैं, दूसरे ने किए 50, केस की तो नोयत भी तो डिफरेंट। आप क्या सिर्फ इस बेसिस पर मैथमेटिकल नंबर्स के बेसिस पर करेंगे? एक केस होता है जो ज्यादा उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, फिर जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन अपना केस अच्छे तरीके से लेके आया है या नहीं लेके आया, डिफेंस लेके आया या नहीं लेके आया, लॉयर्स किसके कितने ज्यादा अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, इफेक्टिव हैं, ये तमाम चीजें कैसे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जजेस बैठ के, इतने हाई कोर्ट बलोचिस्तान के भी, पंजाब के भी और बाकी दो सूबों के भी बैठ के मॉनिटर करेगा और किस तरह से फैसला करेगा कि ये जज सही है। जुबैर साहब, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीकाकार था सीनियरिटी को लेकर वो बरकरार रहना चाहिए था, क्योंकि अब हुकूमत ये उज़्र देना शुरू हो गई है, क्योंकि बरतानिया में भी ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है, सीनियरिटी की बेसिस पर जो है वो मुंतखब किए जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। डू यू रियली एग्री कि वाकई में दुनिया के सिस्टम के साथ चलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि हमारा जो एक तो सबसे पहले इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं ना, इंडिया में भी तो इलेक्शन कमीशन है। पहले आप इलेक्शन कमीशन तो वैसा बना ले, नहीं मतलब वहां किसी ने उंगली उठाई है कि जी धांधली होगी, पूरा मैंडेट कर दिया, नहीं करते, अमेरिका में नहीं करते, बरतानिया में नहीं करते। तो लेट्स नॉट कंपेयर अवरसेल्फ। उनके यहाँ जो लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी है और जो परफॉर्मेंस लेवल है और डेमोक्रेसी की जो बुनियाद होती है टू कंसीड डिफीट, वो अगर आपके मुल्क में है ही नहीं। और ये कोई एक दफा 2024 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब हर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब माहौल ऐसा हो, क्या इस इलेक्शन कमीशन पर किसी का, पाकिस्तान का कोई भरोसा है? आप मिसाल के तौर पर नैब के चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, क्या किसी का भरोसा था उन पर? इसलिए नहीं था। तो अगर आप कहें इंडिया में भी तो वो अपॉइंट करते हैं इसलिए, तो इंडिया में तो कभी उंगली भी नहीं उठती है ना, इंडिया में तो कभी कोई कंसर्न भी नहीं होता ना। इंडिया में सब रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी की,
99% केसेस में तो कोई इशू नहीं होता। और आज की बात नहीं कर रहा मैं, 1947 से बात कर रहा हूँ। उनकी जुडिशरी का आप हमारी जुडिशरी से मुकाबला ना करें। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट, आप ज्यादा दूर ना जाएं। गिलानी साहब को जब सजा हुई, कौन काले कोट पहनकर गया था, किसने उस वक्त नारे लगाए थे, आज़ाद अदलिया है, अदलिया ने अपने इंसाफ किया है। आज हमें कहा गया था कि तारीख़ी दिन है कि अदलिया ने इंसाफ कर दिया है, ऐसा ही फैसला होना चाहिए था। मतलब कि तब अदलिया आज़ाद थी। आप कोई जुर्रत करेगा इस तरह के फैसले देने की जिस तरह के ये फैसले हुए माजी में? हुकूमत के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं आएगा। हाँ। और देखिए, हर चीज का बैलेंस होता है। एक तरफ अगर पेंडुलम स्विंग हो गया था, इफ्तिखार चौधरी जब वो चीफ जस्टिस दोबारा से बने लॉयर्स मूवमेंट के बाद, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो हदूद अबूर कर ली जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो इतने ज्यादा उनके पास पावर्स आ गई, और वो पावर्स का मुजाहरा सिर्फ इफ्तिखार चौधरी ने नहीं, उसके बाद चीफ जस्टिस ने और ने भी किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पेंडुलम को दूसरी तरफ कर दें कि अब मेरे से अगर आप एक आम पाकिस्तानी से पूछेंगे कि इख्तियार हुकूमत के पास होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास होना चाहिए या जजेस के पास होना चाहिए फैसलों का, मैं यही कहूंगा। तो अब ये समझे कि हुकूमत के खिलाफ कोई फैसले नहीं आएंगे तो पैरेलल आप एक्ट ले आएंगे। छोटे मोटे आ जाएंगे, लेकिन कोई ऐसे परेशान होने की किसी की बात नहीं है। कल वो कहेंगे कि वो जो एक फैसला अभी केस चलना है, रिव्यू करना है, जनवरी 2024 का फैसला जिसमें बंदे का निशान दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी कल आके लगा था, तो वो शायद अगले हफ्ते तक चला जाएगा। तो उसमें अगर कोई सोच रहा है कि जी उसमें वो फैसला आएगा कि जी जनवरी का फैसला गलत था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुबैर साहब हमारे मुल्क में होता ऐसे है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो ऐसे फैसले अच्छे नहीं लगते हैं। अब सदा तो ये सारी हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, ये सब लोग सदा तो नहीं बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है कल को पीटीआई की हुकूमत आएगी, ये सब हालात, ये सारी तरमीम उन्हें सूट नहीं करेंगी? आपको लगता है कि कल को वो इसको चेंज करेंगे? देखिए, अगेन द पॉइंट इज के मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन अगर पास को देखा जाए तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि अब हमें इख्तियार मिल गया, अब हम अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। और यही अनफॉर्चुनेट बात है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो सियासी माहौल जो रहा है पिछले 70 साल में, उससे एक चीज बड़ी क्लियरली प्रूव होती है कि अगर कुछ होने की जरूरत है तो चेक्स एंड बैलेंसेस को बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इंडिया की या अमेरिका की एग्जांपल देते हैं तो आज कौन शोर में चाहता है कि इंडिया में फलाना फैसला, बिल्कुल फैसलों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि हुकूमत के दबाव में आके इतने धड़ल्ले से मौलवी तमीजुद्दीन टाइप फैसले हुए हों या भुट्टो टाइप फैसले हुए। तो यहाँ तो उसको रोकथाम करने के लिए थोड़े से चेक एंड बैलेंस और जरूरत है। तो अगर ये करना ही था, और सबसे बड़ी बात है नियत, आपका नियत क्या है? इस वक्त आपको करने की क्या जरूरत थी? 10-12 साल आपने नहीं किया, आज आपको एकदम से याद आ गया जब आपने देखा रिटायर होने वाले नहीं। और मिसाक जमहूरियत भी याद है ना, मिसाक जमहूरियत का एजेंडा भी तो कंप्लीट करना था। 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था, बीबी का भी वादा था, नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी। वो सारी ख्वाहिशें, वो सारे एजेंडे आज पूरे हुए हैं सालों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, सीनियर सियासतदान मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम इत्तेहादी हुकूमत ने जैसे तैसे करके मंजूर करवा ली है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने जहां अपोजिशन जमातों को इंगेज करने का रास्ता अपनाया, वहीं प्लान बी भी था, प्लान सी की भी गूंज सुनाई दे रही थी। अपोजिशन जमातों के अरकान, उनके रिश्तेदारों के अगवा बराए वोट होने के इल्ज़ामात भी इस हुकूमत पर लगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आज भी ये कहते नजर आए कि हमने वोट नहीं दिया तो हुकूमत मनमाना मुसवदा मंजूर करवा लेगी। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। सूरत ये है कि इस वक्त तक 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट तैयार हैं और 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। उसमें आर्टिकल 8 भी शायद फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा अगर हम नहीं जाते, और बहुत सारी और चीज़ों का भी, जिसमें आर्टिकल 51 भी है, जिसमें 106 भी है। नाजरीन, अब ये बात कोई राज नहीं रही कि हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स पूरे थे तो कैसे थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि ईवान में तो वोट पूरे करना बाज़ औक़ात एक फ़ोन कॉल की मार हुआ करता था। यही वो जोम था
जो हमें कई वफाकी वज़रा और 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो के लबो लहजे में नज़र आया। सेनेटर फैसल वाउडा तो यहाँ तक कह गए कि जिसने जो समझना है समझता रहे, आईनी तरमीम होकर रहेगी, अब कोई वजाहत नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है। 26 तरमीम पास होने जा रही है। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो गया। समझते हो, उठाया है, जाओ समझते रहो, तशद्दुद किया है समझते रहो, पैसा दिया है समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हल नहीं है। नाजरीन, फिर वही हुआ, जिसने जो समझना है वो समझता रहे। अगर कोई समझता है कि आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया हुकूमत के कंट्रोल में चली गई है तो समझता रहे। अगर कोई ये समझता है कि ये अदालती इस्लाहात के नाम पर तरमीम सियासी अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाई गई हैं तो समझता रहे। कोई समझता है कि आईनी तरमीम अडयाला जेल के कैदी की कैद को मज़ीद तवील करने के लिए लाई गई हैं तो समझता रहे। अगर कोई ये समझता है कि सियासी लड़ाई जीतने के लिए कानून बदलने से काम नहीं बना तो आइन बदल दिया गया तो समझता रहे। अगर कोई ये समझता है कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ फिक्स मैच खेला है तो समझता रहे। कोई ये समझता है कि 26वीं आईनी तरमीम से सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा तो ये भी समझता रहे। अगर कोई ये समझता है कि आईनी तरमीम के बाद अब फॉर्म 45 और 47 को अब कोई ऑडिट नहीं कर सकेगा, नहीं ऑडिट होगा तो ये भी समझता रहे। अगर कोई ये समझता है कि ये तरमीम जो है पर्सन स्पेसिफिक हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए लाई गई हैं तो ये भी समझता रहे। जिसने जो समझना है वो समझता रहे। लेकिन वज़रा की खुशी से ऐसे लग रहा है कि आज हुकूमत को नई ज़िंदगी मिल गई है। सवाल ये है कि हुकूमत की ये खुशी कितनी देर बाद साबित होगी और क्या वाकई, हमारा एक ही सवाल है, क्या वाकई अदालती निज़ाम में तेज़ी आएगी, इंसाफ के निज़ाम में तेज़ी आएगी? क्या वाकई आम आदमी के लिए जो है वो इंसाफ के जो मेयार हैं और जो अशराफिया है वो बिल्कुल तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, क्या आप भी समझते हैं इसहाक डार साहब की तरह, क्या ये वाकई आज तारीख़ी दिन है? देखिए, इससे पहले ना एक शिक होती थी 58(2)B जी, जिसके जरिए वज़राए आज़म को निकाला जाता था, पार्लियामेंट तोड़ी जाती थी। फिर पार्लियामेंट ने 58(2)B ख़त्म कर दी। इसी तरह अब ये फील किया गया कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो जुडिशल स्क्रिप्ट लिखते हुए वज़ीर आज़म निकाल देती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आइन जैसे 58(2)B ख़त्म की गई, वैसे आज जुडिशल रिफॉर्म्स करके आइनी बेंच बनाए गए हैं ताकि जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसको कंट्रोल किया जा सके, जैसे प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म को कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो आप इसको अगर इस तनाजुर में देखें तो आपको कुछ और नजर आएगा, और अगर आप किसी और तनाजुर में देखना चाहती हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन अगर दूसरे तनाजुर में देखें कि अब हुकूमत के खिलाफ शायद उस तरीके से फैसले ना आए, अगर आप इस तनाजुर से देखें कि फिर हर कोई अपनी मर्जी करेगा, अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे, तो ये भी फिर कोई समझता है तो समझता रहे, हुकूमत ने जो करना है वो तो करेगी। अभी आप देखें ना, 12 जुलाई का जो फैसला आया उसके पैरेलल एक एक्ट ले आए, सुप्रीम कोर्ट की बार बार वजाहत के बावजूद इलेक्शन कमीशन नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की बार बार वजाहत के बावजूद कि ये फैसला अटल है और इस फैसले पर अमल दरामद करना है, स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को खत लिख देते हैं। मतलब ये है कि ये बात क्या, ये दूसरी साइड देखने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो वो भी आपकी मर्जी है। कभी अदालतों ने वजाहतें जारी की हैं? क्या अदालतें वजाहतें जारी करने का इख्तियार रखती हैं? इलेक्शन कमीशन सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो जवाब देना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं है क्या? उनकी अगर वो पूछे हमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि नहीं? उसका तरीका है ओपन कोर्ट में हेयरिंग करेंगे, उसकी बुलाएंगे सारे फ्रीकैन को, ओपन कोर्ट में हेयरिंग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ओपन कोर्ट में हेयरिंग? ये बंद कमरों से वजाहतें जारी करना कौन सा निजाम इंसाफ है कि जजेस पता नहीं कौन से बंद कमरों से बैठकर वजाहतें जारी करेंगे? आपको एक एप्लीकेशन दायर की गई है, आप ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग करें, सब फ्रीकैन का उस पर मौक़िफ़ सुने और उस पर एक जुडिशियल ऑर्डर पास करें। ये वजाहत देना कौन से दायरे इख्तियार में आता है? वजाहत देना जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है, वजाहत देना एक पॉलिटिकल जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी थी, अगर आपको याद हो 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी।
तो कंटेम्प्ट करे ना, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ले, सजा दे दे, वजाहत नहीं दे सकती। देखिए, उन्होंने कानून के दायरे में काम करना है। कानून में ये लिखा है कि अगर उनके किसी फैसले पर अमल नहीं होता, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, वो वजाहत नहीं जारी कर सकते। उन्होंने नजरसानी लगानी है, अगर उसके ऊपर नजरसानी पेंडिंग है तो वो उसकी हेयरिंग करेंगे, वजाहत नहीं जारी करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो अब चीफ जस्टिस को चुनने का जो तरीक़ाकार है 3 सीनियर जजेस में से, जो पार्लिमानी कमेटी ने करना है, जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हुकूमती नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, क्या इसमें आपको लगता है कि ये एक फेयर तरीका होगा चीफ जस्टिस को चुनने का? इससे तेरा जज मेरा जज, ये एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। अब 3 सीनियर जजेस हैं, फिर हर कोई तगो दो में रहेगा, इस कोशिश में रहेगा कि कैसे हुकूमत की इनकी खुशनुदी हासिल करनी है, कल को मेरी बारी आए। देखिए, अगर तो पाकिस्तान की जुडिशरी ने सीनियरिटी के असूल को मुकद्दस मानकर उसकी खुद भी उसका तकद्दुस बरकरार रखा है, तो वो आज पार्लियामान से भी इस तकद्दुस का तकाजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए सीनियरिटी के तकद्दुस को पामाल करें तो आप खुद करें तो जायज़ है। आपने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 नंबर वाले खातून को लगा दिया, ऊपर वाले 2 सुपरसीड कर दिए। आप खुद करें तो जायज है, पार्लियामान करे तो नाजायज है। भी एक सीनियरिटी का असूल है, उसको जुडिशरी खुद ही नहीं मान रही, उसको अपने पांव तले जुडिशरी ने खुद ही रोंदा है। चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो, चाहे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाना हो, जब वो खुद समझते हैं कि सीनियरिटी पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लग सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं लग सकता। अगर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 नंबर वाले को लगा सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 नंबर वाले को क्यों नहीं लगाया जा सकता? वो खुद करें तो जायज है, क्योंकि वो अपनी जजेस फैमिली, अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग, अपनी मर्जी के जज ऊपर लाना, जज फैमिली, एक मेरा मतलब अपनी धड़ेबंदी करे तो जायज है, पार्लियामेंट करे तो नाजायज है। ये तो मुझे तो अब धड़ेबंदियां खत्म हो जाएंगी? यकीनन पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। पूरी दुनिया में इलेक्शन जब होते हैं, क्या इस तरह एहतजाज होते हैं? पूरी दुनिया में हर कोई इलेक्शंस को मानने से इनकार कर देता है। पूरी दुनिया में क्या इलेक्शन कमीशन इतना बदनाम होता है? पूरी दुनिया में चीफ इलेक्शन कमीशन क्या इतना मुतनाज़े होता है? इसलिए कि यहाँ एक सियासी जमात को गालम गलूच के अलावा कुछ आता ही नहीं है। 2013 के इंतखाबात में उसने 129 दिन धरना दिया 35 पंक्चर पे। जब अदालत ने पूछा तो उसके बाद एक सबूत नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे पिछले 8 दिन से मैं सुन रहा था कि वो खरीद लिए वोट, वो खरीद लिए जरका शोरवर्दी, किसी का वोट आज इस्तेमाल किया सेनेट में हुकूमत ने। उनकी तकरीरें याद है, उन्होंने आज वोट दिया, वो ना दे। सरदार अख्तर मैंगल साहब इस्तीफा दे गए, उनके सेनेटर्स ने उनके साथ इस्तीफा नहीं दिया था। नसीमा एहसान का रोना याद है सर? वो ना देती वोट आज, या वो FIR दर्ज करा देती, तकरीर करना तो नहीं, वो कानून का दरवाजा। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा तो क्या हुआ? कुछ हुआ? उन जजेस को खत नहीं लिखना चाहिए था। उनको, जिसने उनको तंग किया उसको 6 महीने कंटेम्प्ट में सजा देनी चाहिए थी। उनके पास ये इख्तियार आईन और कानून ने दिया है कि अगर कोई आदमी उनके निजाम इंसाफ में रुकावट डाले तो हाई कोर्ट के जज के पास उसको 6 महीने के लिए जेल भेजने का इख्तियार है, उसको खत लिखने का इख्तियार नहीं है। ये इश्क मशरूकी के खाते नहीं लिखने इन्होंने अगर इनको कोई तंग करता है, कोई करता है, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उसको सजा देंगे, खाते नहीं लिखेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने हैं नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने 8 वोटों के लिए 80 सियासी आइकॉन्स को के 800 चक्कर लगवाए और ऐसे माने कि सियासी हलीफ हों या हरीफ, सब के सब चारों शाने चित हो गए। ये है मौलाना की सियासत। नाजरीन, PTI भी खुश और हुकूमत भी शादियाने बजा रही है, यानी हींग लगे ना फटकरी, रंग भी बड़ा चौखा है। ये है मौलाना की सियासत। इस आईनी तरमीम के बाद ये बहस तो चलेगी कि कौन हारा और कौन जीता। क्या ये कोई फैसला कर सकता है
कि मौलाना हारे या जीते, ये है मौलाना की सियासत। अगरचे मौलाना अपोजिशन में है, लेकिन सब ने देखा और माना कि वो हुकूमत पर हुकूमत कर रहे थे। ये है मौलाना की सियासत। अब क्या आज ये कहना गलत होगा कि मौलाना ने उन सब की नाक की लकीरें निकलवा दी जो कहते थे कि PDM हुकूमत में मौलाना से हाथ हो गया? ये है मौलाना की सियासत। जो आईनी मुसवदा 54 नुकात पर मुश्तमिल था, वो 22 शिकों पर आ गया और अभी भी मौलाना बदलने की शराइत के साथ माने हैं। ये है मौलाना की सियासत। कहीं अगवा बराए वोट के इल्ज़ामात थे तो कहीं अरबों रुपए की ख़रीदो फरोख्त की ख़बरें, लेकिन किसी को परवाह न थी तो वो थे मौलाना की सियासत। जब मौलाना के दर पर हाकिम आ रहे थे तो सदर हो या वज़ीर आज़म सब आम थे। कोई ख़ास था तो वो था मौलाना फजलुर रहमान। तो मान लें कि ये है मौलाना की सियासत। ऐसी है मौलाना की सियासत। हुकूमत बार बार दावे करती रही कि मौलाना के बगैर भी हमारे पास नंबर पूरे हैं, वोट पूरे हैं, लेकिन दिन रात भाग दौड़ के बावजूद मौलाना के बगैर आइनी तरमीम नहीं ला पाए। ये है मौलाना की सियासत। कल उस अडयाला जेल से भी मौलाना के लिए तारीफ़ी कलमात आए, जहाँ से आजकल के हालात में फैज़ मिलना नामुमकिन है। ये है मौलाना की सियासत। इस आइनी तरमीम के रूह रवा बिलावल भुट्टो ने इन तरमीम को ज़रूरी और मजबूरी कहा, लेकिन जवाब मिला आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं। ये है मौलाना की सियासत। पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों तक जेल जाने वालों के लिए जेलें और मुकदमात आम सी बात है, बल्कि एक अहलियत माना जाता है। लेकिन इक़्तिदार में भी रहकर कोई जेल किसी से भी दूर है और वो मौलाना को बंद नहीं कर सकी। ये है मौलाना की सियासत। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि उनका भी मौलाना से इत्तफाक हो गया है, लेकिन हुआ क्या, PTI पीछे हट गई, मौलाना आगे बढ़ गए वोट देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आज सेनेट में भी बहुत बार ये कहा गया कि PTI को चाहिए था कि मिलकर चलती, कंसेंसस के साथ ये सब होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बैरिस्टर गौर से बार बार कहा जाता रहा कमेटी में कि आएँ आप भी अपनी तजावीज़ पेश करें, लेकिन कोई तजावीज़ पेश नहीं की। इख्तलाफ ज़रूर करते लेते, लेकिन अपनी कोई राय, कोई तजवीज़ नहीं देते थे। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का तो मौलाना के साथ इत्तफाक था, तो ये एकदम क्या हुआ कि आप लोग पीछे हट गए, मौलाना आगे हो गए? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने जमहूरी तरीके से इसका मुकाबला किया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर यकीनन फैसला करेगी चैलेंज करने का। आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूं कि सारी की सारी प्रोविजंस को चैलेंज करने जा रहा हूं। चंद ऐसी प्रोविजन जो है क्लीन एनवायरनमेंट के हवाले से, सिर्फ एक प्रोविजन मुझे ऐसी नजर आती है जिसको शायद चैलेंज ना किया जाए। वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो सिर्फ क्लीन एनवायरनमेंट की 9A जो डाला है उन्होंने, वो बुनियादी हक के हवाले से है। बाकी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। अभी एक प्रोविजन का तो जिक्र ही नहीं होता। इन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को जो एक्सटेंशंस की बातें हम कर रहे थे वो साबित हो गई। जी, उनको कह दिया है, एक्सटेंशन दे दी है, और वो क़यामत का लफ्ज भी अगर मतलब कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात नहीं होता, पुराना काम करता रहेगा। तो वो देखे ना उसकी वजह क्या हो गई है। फर्ज करें वो तैनात नहीं करते तो आपके पास एनफोर्समेंट मशीनरी रहा कोई नहीं गई। आपने जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी हमारी अपनी पार्लियामेंट के हैंड पे जजेस होंगे और वो अदालती आईनी अदालत नहीं, अब तो बेंच बन गया है। आप एक ही चीज समझ रहे हैं, आईनी अदालत और आईनी बेंच? अच्छा, आप एक ही चीज समझ रहे हैं? हाँ, उसकी वजह देखिए ना, वजह ये आईनी बेंच में चीफ जस्टिस का इख्तियार तो छीन लिया ना, और ना इसमें सीनियर जजेस डाले। यानी इसमें हैंड पिक और पिक एंड चूज वाले करके बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे बड़े यहाँ मामले कुछ 6 से 7 हाईकोर्टों में लगे हुए हैं। उसमें टेकिंग अवे सिंबल, बैनिंग ऑफ पार्टी, सेक्शन 215, 272, 232 तायात नाअहली, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, यानी कई ऐसे मामले हैं जो लगे हुए हैं। और वो अब कोशिश क्या होगी कि उनको अपने तरीके से इनको बदला जा सकेगा और हालात किसी और सिमत की तरफ चले जाएंगे। दैट इज डेंजरस। अगली बात जो है ना, देखिए, हमने सियासत बड़ी इंटेलिजेंटली की है। हमने कर दिया सब कुछ। हमने एक एक लोगों को सामने रख के ना, हमने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी आईनी तरमीम का साथ देते। उसकी वजह कि हम इसको लेजिटिमेट असेंबली मानते ही नहीं है। फॉर्म 45 और 47 के जरिए वजूद आने में हम क्यों बैठेंगे, क्यों वोट देंगे हम अपना? वो जो आईनी बेंचेस बनेंगे उस पर भी आप लोगों का एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? जी बिल्कुल 100% सवाल ही पैदा नहीं होता। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो हो रही है, वकला तहरीक का ऐलान हो रहा है, और हम जैसे वकला भी बटे हुए ना। कौन सा वकला 2007 की तरह सारे इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं? वकला भी बटे हुए हैं।
नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, इस पे मेजोरिटी वोकला तैयार होंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें मेजोरिटी वोकला तैयार होंगे और वोकला यहाँ सड़कों पे होंगे, वहाँ कोर्टों के अंदर भी चैलेंज कर रहे होंगे। हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है। ये देखिए ना, अगर आप जरा समझे इस बात को, 18वीं तरमीम के अंदर जो अपना आईनी अदालतों का और ये सारी बातें की थी, रिजेक्ट कर दी थी उस वक्त तो इनके पास ये तो अपना काज़ीउल क़ज़ा बनना, अगर चाहे अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे उस वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो ये सारी चीजें तो उस वक्त रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो है ना, हम नहीं समझते थे कि मौलाना साहब को हमारा साथ देना चाहिए था, उन्हें किसी ऐसी आईनी तरामीम का हिस्सा, जब वो भी तस्लीम नहीं करते फॉर्म 45 और 47 की जब असेंबली कहते हैं, उन्हें भी इस हवाले से खोल के खड़ा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ आप लोग मौलाना के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल उन्होंने उस हुकूमत का साथ दिया जिसको वो समझते हैं कि ये जाली वोटों की हुकूमत है, अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, तो इस पार्लियामेंट को जाली कर दें। फिर दूसरी तरफ इमरान खान भी उनकी तारीफ करते हैं, आप लोग भी करते हैं तारीफ। मौलाना ने तो उनका साथ दिया है जो बकौल आप लोगों के फॉर्म 47 की पैदावार है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आखिर में आके उन्होंने अपना एक फैसला कर लिया, वो उनका जमहूरी हक था। लेकिन सवाल है, जब पहले आईनी तरमीम आ रही थी, 54 आईनी तरमीम थी और वो इस मुल्क की तबाही थी, तोड़ दिया था उसके अंदर, तो उस वक्त हम तो मौलाना खड़े हुए थे ना। मौलाना ने काला दस्ता, काला कानून का, काला मुसवदा का आपके सामने है, वरना तो उस वक्त तो बांध के बांधा हुआ था सेनेट के लोगों को भी, नेशनल असेंबली के लोगों को भी। तो अब भी अगर देखा जाए तो लेकिन आप लोगों का तो मुद्दा यही था ना कि जो आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं, आप लोग समझे बैठे थे, बल्कि बनाए बैठे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, लेकिन अब तो तरीक़ाकार ही बदल दिया गया है ना। 3 सीनियर जजेस में से पार्लिमानी कमेटी ने करना है, मतलब कि जो जड़ है, कॉज है, वो उसकी बुनियाद इस तरीके से रख दी गई है, उस पर मौलाना ने साथ दिया है। तो आप खुश हैं मौलाना के इस रोल से? देखिए, मेरी एक बात सुनिएगा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, यानी अगर आईनी अदालतें बन जाती तो इस मुल्क के साथ डिजास्टर होना था। ये कम से कम ये चैप्टर तो क्लोज हुआ। तो मतलब कि कैंसर दिखा कर अगर बुखार पे राजी कर लिया तो यू आर हैप्पी? नहीं, हम हैप्पी नहीं है। अब वजह ये है कि अब हमने अगर चैलेंज करना है तो हमने हाई कोर्ट के सामने, चाहे आईनी बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो, यानी बेसिकली और बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ये अदलिया की आजादी को मुतासर करना है। आपने चीफ जस्टिस अगर तैनात करना है तो आपने सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो हमेशा से चला आ रहा था, पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग था, वो तोड़ दिया आपने। और ये बड़ी तहकीक के बाद 18वीं तरमीम में ऐसे फैसला नहीं हुआ था, ये 18वीं तरमीम को इन्होंने तोड़ा है और आइन तोड़ा है। यही तक बात नहीं है। अब आगे जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आईनी बेंच बनाएंगे, वो पार्लियामेंट को आपने बिला वजह इन्वॉल्व कर दिया उसको, यानी वो बैठकर तय करेगी। जजेस की कारकर्दगी को भी मॉनिटर किया जाएगा। अब देखिए, पार्लियामेंट का क्या काम है कि ये उन मुल्कों में होता है। एक और मैं बता दूं आपको, ये जो हमें ड्रामा बताया जाता है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ये पार्लियामेंट सुप्रीम वहां होती है कि जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। पाकिस्तान के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वहां पार्लियामेंट कोई सुप्रीम। और पार्लियामेंट ने जितनी ये तरामीम की है, मैं आपको वैसे बता दूं आपको, ये जितनी तरामीम की है ना, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो आइन से मुतसादम है। इसीलिए हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। और जो समझने वाली बात है ना, क्या आप इतनी जल्दी क्या थी, आवाम से वो कंसेंसस लिया और 18वीं तरमीम जब करनी थी, मेरी बात तो 9 महीने तक नैब के जो कानून थे आप लोगों ने बनाए, वो जब चैलेंज हुए, उसके खिलाफ फैसला आया, तो उसका फ़ायदा जो था वो इमरान खान को मिला, बड़े केसेस ख़त्म हुए। या तो फिर आप लोग वो फ़ायदा नहीं लेते ना, अपने उस पर मोटिव पर खड़े रहते। कल को अगर आप लोगों की हुकूमत आती है, आप लोग ये तरमीम बदलेंगे, इसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी मर्जी के जजेस लगाने का, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाने का मौका तो आप लोगों को भी बराबर का मिलेगा। हम तो ये चाहते ही नहीं है। मर्जी क्यों होती है? अदलिया की आजादी अगर देखना चाहते हैं, हुकूमत का कोई काम नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस आईनी जो आइन में तरामीम हुए इसको सपोर्ट करें। जहां तक नैब की तरामीम का मसला है, नैब में हमने सपोर्ट नहीं किया था, अब भी हमने कोई फायदा तो लिया ना उसको नहीं। उसको देखिए ना, फायदा देखिए, वजह क्या है? वजह बड़ा वाजिब कानून बन गया ना। यानी अगर कत्ल की सजा अगर बच जाए कि आपको सजा होगी 4 साल, तो आपको सजाए मौत तो नहीं हो सकती ना। यानी वो जो कानून के मुताबिक कोई नहीं, हमें फायदा लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।